एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं कल आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है कल से। बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हो सकता है कि थोड़ी आपको आवाज़ उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं आए मेरी। थोड़ा तबीयत अभी डाउन चल रही है। बट प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस माइनर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इकाई 1 है भारतीय संविधान की व्युत्पत्ति और मुख्य विशेषताएं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आंसर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है स्पेशली। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सुन लो उसको, ताकि आप मन से उसको एक्सप्लेन कर सको। पहला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने के चांस बहुत ज़्यादा है। देखिए, ब्रिटिश काल में विभिन्न अधिनियम पास हुए, जैसे 1935 का अधिनियम। इसने भारतीय प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी थी। आपको ये याद होगा कि जो हमारा आरबीआई भी है, वो भी ब्रिटिशर के समय से चल रही। इस अधिनियमों ने धीरे धीरे भारतीयों को शासन प्रक्रिया में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, जो संघीय व्यवस्था पर आधारित बनी। आज भी हम जो बहुत सारे कानून जो हम देखते हैं, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते हैं, वो ब्रिटिशर्स वाली ही हम यूज़ करते हैं। ब्रिटिशर के भारत में आने से बहुत नुकसान तो हुआ भारत को, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेलवे सिस्टम है, ये सब ब्रिटिशर्स ही इंडिया में लेकर आए थे। अगला है, संविधान सभा के गठन का मार्ग भी ब्रिटिश कालीन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ही तैयार हुआ था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह बनी थी। और आधुनिक भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद सीधे तौर पर औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित है। अभी आपको पता होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आप अपडेट रखते हैं, तो कुछ समय पहले ही हमने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके नया बनाया। अभी भी कुछ लॉ ऐसे हैं भारत में जो पुराने ही चल रहे हैं, 1872 के ही लॉ चल रहे हैं। मतलब कि वो उस समय के लॉ इतने सक्षम थे कि वो आज भी हम अप्लीकेबल कर सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग जगह से ली है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण, इतिहास और उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जिसने संविधान सभा का गठन जब हुआ, तो क्या हुआ था कि एक असेंबली बना दी गई थी, जिसके अंदर अलग अलग फील्ड से मेंबर्स रखे गए थे, और सब उसको ड्राफ्ट कर रहे थे, बना रहे थे। तो संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, यानी डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। जब पहली बैठक हुई थी, देखो क्या होता है, हर बैठक में किसी ना किसी को तो लीडर बनाना पड़ता है, तो उन्होंने पहली बैठक के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के लोकतांत्रिक लक्ष्यों का को स्पष्ट किया था। मतलब कि जो उसका प्रस्ताव है ना, प्रियम्बल, वो किसने रिप्रेजेंट करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब अगर हम बात करें कि संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमने नींव रखी थी। ये डेट ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को 26 जनवरी लगता है, 1950 है ना, उस दिन लागू हुआ था पूरा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, ये ध्यान रखना। अब है प्रश्न 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रस्तावना क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो इंट्रोडक्शन पेज होता है ना, उसको प्रस्तावना कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन पेज है, उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस और मेन एलिमेंट बताना है। देखिए, प्रियम्बल क्या होता है, इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं एक तरीके से। और ये जो है, वो पूरे संविधान में हम किस तरीके से बात करने वाले हैं, हमारा गोल क्या होने वाला है, सब प्रियम्बल हमको बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी माना जाता है, जो इसके दर्शन को दर्शाती है। ये भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। यानी हमारा इंडिया जो है, वो सेक्युलर है,
सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है और सोवेरन। ये वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल्स में स्पेशली मेंशन्ड है। इसके बाद हम बात करें तो नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई है कि सभी को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबको जस्टिस मिलेगा। यह विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। मतलब कि बताती है कि हमारे यहाँ पे जैसे लोकतांत्रिक की बात करिए यानी डेमोक्रेटिक है, सभी लोगों को इंडिविजुअल अधिकार मिलेगा वोट देने का, अपना लीडर चूज करने का, है ना। ये रिपब्लिक वर्ड भी आता है इसके अंदर। समाजवादी, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, यानी कि हम भारत एक अखंड देश रहेगा, इसके ऊपर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अखंड है भारत, जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, है ना। हमको भी इसकी एकता की, संप्रभुता की रक्षा करनी है, हमारा कर्तव्य बनता है ये भी। हर व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी और राष्ट्र की एकता यानी यूनिटी को बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा दिया गया है कि हमको ब्रदरहुड पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, इनका महत्व बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, उनके इंपॉर्टेंस बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज से क्वेश्चन आते ही हैं। तो मूल अधिकार भाग 3 नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जबकि कर्तव्य नैतिक दायित्व बताते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो होते हैं इनको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। जो भी इंसान भारत में पैदा हुआ, जन्म से ही उनको अधिकार मिल जाते हैं। मौलिक अधिकारों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। कर्तव्य हमें ये बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारा दायित्व है। और मूल अधिकार हमें गारंटी देते हैं, और अगर कोई हमारे अधिकार छीनता है तो हम उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट फाइल करने के लिए जा सकते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार न्याय योग्य या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रकृति में सलाहकार होते हैं। मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ना, वो सलाहकार का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि देश में आपको ये करना चाहिए। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, जो हमारे धरोहर है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेंशन इनका सम्मान करना चाहिए, देश में जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये बहुत सारे कर्तव्य हैं हमारे जो हमें मानना चाहिए, ये सलाह के रूप में दिए गए हैं। पर मूल अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये कैसे हैं कि अगर कोई इनका मिसयूज करता है या आपके अधिकार छीनता है तो आप सीधे न्यायालय के पास जा सकते हो। अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं, जबकि कर्तव्य उसे देश के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। दोनों मिलकर भारतीय लोकतांत्रिक में अधिकार और उत्तरदायित्व का एक संतुलन बनाए रखते हैं। और कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 क यानी 4A में जोड़कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की गई थी। यानी पहले से ये नहीं थे। क्या होता है, टाइम टाइम पे जब संशोधन होता है ना, अमेंडमेंट होता है, तो हम उसमें कुछ कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं। तो संविधान के 42nd अमेंडमेंट के भाग 4A में इसको जोड़कर अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा था, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करी थी। अब इसमें जो आपको अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सोशल और रिलीजियस राइट, आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं ना। राइट टू एजुकेशन, ये सब फंडामेंटल राइट के अंदर ही आते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, बट उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया है वो भी आपका अधिकार ही, बट अब वो लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब आ गए हैं हम इकाई 2, केंद्रीय एवं राज्य व्यवस्थापिका। इसमें क्वेश्चन है भारतीय संसद की संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है, जो भारत की द्विसदनीय व्यवस्था है। 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक राष्ट्रपति होता है, इसमें लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। इसी को अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार होता है। संघ सूची का मतलब होता है यूनियन लिस्ट, और समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट।
कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ये संघ और कॉन्करेंट और स्टेट, देखिए एक ध्यान रखना, जो स्टेट लिस्ट होती है इस पर अधिकार किसको होता है लॉ बनाने का, इसमें राज्य सरकार को होता है। राज्य सरकार इस पर लॉ बना सकती है। यूनियन पे केंद्र सरकार लॉ बना सकती है, कानून बनाने का अधिकार होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट पे राज्य और केंद्र दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। देश के बजट और वित्तीय विधेयकों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए संसद कार्यपालिका पर जवाबदेही तय करती है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी संसद के पास है, मतलब पार्लियामेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर संविधान में कुछ भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो पार्लियामेंट ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास वो है लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल एंड पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है, यानी पार्लियामेंट में डिसिप्लिन बनाए रखता है। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ चैनलों वगैरह में या इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं, रील आती है तब कि संसद में जब मीटिंग चलती है तो एक अध्यक्ष होता है जो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और बाकी सब लोग जो है वो अध्यक्ष महोदय के सामने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। यह प्रमाणित करना कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी अध्यक्ष का अधिकार होता है। धन विधेयक यानी होता है मनी बिल। मत बराबर होने की स्थिति में जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यानी कि अगर मान लो किसी टॉपिक पे वोटिंग हो रही है और अगर मान लो टाई हो जाती है तो अध्यक्ष के पास एक वोट होता है स्पेशल कास्ट करने के लिए। विभिन्न सदनीय समिति के सभापतियों की नियुक्ति भी अध्यक्ष ही करता है। और जो अध्यक्ष होता है वह अपने पद की गरिमा के अनुरूप दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष काम करता है, यानी कि वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी का है या कोई पार्शलिटी नहीं करता, वो निष्पक्ष जो है वो अपना काम करता है, ये दल वगैरह को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यों में जो विधानमंडल एक सदनीय विधानसभा या द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद होती है, यानी या तो विधानसभा हो सकती है जिसमें विधानमंडल होता है एक सदन वाला, या दो सदन वाली विधानसभा विधान परिषद हो सकती है। राज्य के अंदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। विधानसभा जो है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन होता है जो कानून बनाने में मुख्य रोल प्ले करता है, जिनको हम सीधे चुनते हैं। और विधान परिषद क्या होता है, तो ये एक उच्च सदन होता है जो सलाहकार के रूप में कार्य करता है, एडवाइजरी बॉडी होती है। राज्य सूची के विषय पर कानून प्रक्रिया विधानसभा में शुरू होकर राज्यपाल की अनुमति से पूरी होती है। जैसे कि जो गवर्नर होते हैं उनकी सिग्नेचर भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो राज्य सूची होती है स्टेट लिस्ट, उसके ऊपर जो लॉ बनते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया विधानसभा में शुरू होती है और राज्यपाल की अनुमति से ही वो संपूर्ण होती है, जो भी राज्य में नियम बनना होता है। फिर विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव लाकर राज्य सरकार या मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है कार्यपालिका। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां बताओ और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द डिटेल पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए राष्ट्रपति को फर्स्ट पर्सन ऑफ या फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक होता है, जैसे मैंने आपको बोला। राष्ट्रपति जी जो है वो संसद के सत्र बुलाने, विधेयकों को स्वीकृति देने, अध्यादेश जारी करने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री हुए, न्यायाधीश हुए, राज्यपाल हुए, जैसे बड़े संवैधानिक पदों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जी देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। आपको पता होगा जो भी हमारे तीनों सेनाएं हैं प्रमुख, है ना, उनका भी जो अगर कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी। देश में अगर कभी आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन वित्तीय लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास ही होता है। यानी जो भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो वो इमरजेंसी भी कौन लगा सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं, वो भी आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की स्थिति, भूमिका और संबंधों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द पोजीशन रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर रिलेशन विद द काउंसिल्स। आपको ये तो पता ही होगा अच्छे से। प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का वास्तविक और सबसे शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख होता है। देखिए सबसे ज़्यादा काम एक्चुअली देखा जाए तो, या सबसे ज़्यादा जो पावर यूज़ करते हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं।
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का नेतृत्व भी करते हैं और सभी नीतिगत निर्णय भी लेते हैं। वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संचार की प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ही देश के आंतरिक और विदेश नीतियों की दिशा तय करता है। आप देखते हैं कि कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो देश विदेश में यात्रा करते हैं, जाते हैं। आप देखते होंगे न्यूज़ में, मीडियाज़ में दिखाते हैं, या फिर अब सब बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी दिखाते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्री में विजिट करना है, फिर उनसे डीलिंग करना है, पब्लिक निवेश लेकर आना है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड पावर ऑफ गवर्नर। देखिए, जो सेंटर में पावर राष्ट्रपति के पास होती है, वही स्टेट में पावर राज्यपाल के पास होती है ना, गवर्नर के पास होती है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना प्रभावी नहीं हो सकते, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल के पास राज्य सूची में संबंधित मामलों में अपराधियों की सज़ा माफ़ करने की शक्ति भी है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होती है पार्डन की पावर, वैसे ही राज्यपाल के पास भी यानी गवर्नर के पास भी पार्डन की पावर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका और उनकी शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। रोल एंड पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य प्रशासन और राजनीति नेतृत्व का वास्तविक सर्वेसर्वा होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री के चयन और राज्यपाल को दी गई सलाह के आधार पर ही होता है। यही मतलब एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि उनको कौन कौन से जो हैं वो मंडल में या मंत्रिपरिषद में मंत्री चाहिए। विभिन्न विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों के बीच में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट से हटाना है, कहाँ पर रखना है, वो चीज़ें। फिर राज्य की जन कल्याणकारी नीतियाँ या विकास कार्यों का प्रमुख शिल्पकार मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बिठाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इकाई 4, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक निकाय। उच्चतम न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार का वर्णन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उच्च न्यायालय नहीं बोला, उच्चतम बोला है। उच्चतम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। इनके ऑर्गेनाइजेशन, जुरिडिक्शन के बारे में बताना है। तो उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायालय होता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक इनका मेन न्यायाधीश होते हैं जिनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद है केंद्र, राज्य और राज्यों के आपसी विवादों की सीधी सुनवाई करने का मूल क्षेत्राधिकार होता है इनके पास। उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील भी सुनने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति की किसी कानूनी प्रश्न पर सलाह मांग सकते हैं, जैसे कि अगर इनको लगता है कि राष्ट्रपति जी को कोई भी हेल्प चाहिए तो वो भी जाके इनसे सलाह ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी होता है इनके पास। और न्यायालय के पास असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। मान लो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर रही है जो संवैधानिक अधिकारों को छीनता है या हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उसके लिए भी उसको रिव्यू करने की पावर भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। नेक्स्ट है हमारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। इनकी संरचना, संगठन, शक्तियों के बारे में बताना है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है और उच्चतम भारत का होता है ना। ये इसके नीचे अधीनस्थ अदालतों का कार्य भी करती हैं बहुत सारी, जैसे कि क्या होता है, हाई कोर्ट जो होता है वो अलग अलग स्टेट में होता है और ये 2-3 स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था पर वो भी रिट सुन सकता है, उनका अनुच्छेद 32 है, ध्यान रखना। और 32 को संविधान की आत्मा भी माना जाता है कि फंडामेंटल राइट को बचाता है ये। उच्च न्यायालय का अपने
सभी जिला अदालत पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है और उच्च न्यायालय के सभी निर्णय भविष्य के मुकदमों के लिए रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी डिसीजन जो है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भी होते हैं तो उनको रिकॉर्ड के रूप में अभिलेख के रूप में रखते हैं और फिर अगर मान लो वैसे ही मामले होते हैं तो इन मामले का रेफरेंस लेके उसमें भी जजमेंट दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन, कार्य और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो देश में निष्पक्ष चुनाव निश्चित करवाती है। जो भी हमारे इलेक्शंस होते हैं वो यही कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद संसद है, राज्य विधानसभा है, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं। इनके चुनाव भी आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना भी इनका मुख्य कार्य होता है। आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। जैसे कि आप देखते हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड होती है वो भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही होती है और जिनको चिन्ह वगैरह आवंटित किए जाते हैं वो भी भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना नाम चाहिए, चिन्ह चाहिए, लेकर उनके पास जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। अगर उनको सही लगता है तो उनको नाम और चिन्ह आवंटित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और एसपीएससी की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग प्रशासनिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती कराने वाली संस्था है। यूपीएससी जो है वो अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं आयोजित करवाता है। जो भी प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती होती है, उनका प्रमोशन होता है या अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देती है। ये निष्पक्ष और पारदर्शी चयन के माध्यम से प्रशासन में योग्यता को संरक्षित करती है। आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल को सौंपता है। तो ये थे गाइस आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको एक बार सुन लो अच्छे से और एक बार प्लीज़ इनको रीड कर लो खुद से, तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। 3 बजे पेपर है आपका, मैं जानता हूँ थोड़ा लेट हो गया बट फिर भी ऑल द वेरी बेस्ट।